सबसे पहले मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को एक प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, मस्त और स्वस्थ होंगे। इससे पहले हम अपनी प्रश्नावली 4.1 समाप्त कर चुके हैं। इससे अगली हमारी प्रश्नावली है 4.2, जिसे आज हम समाप्त करेंगे अच्छे से। और इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को कराएंगे। हमारा पहला पार्ट है इस वीडियो का, यानी क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, और क्वेश्चन 2 इससे अगले करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमारे 5 पार्ट दिए गए हैं, यानी 5 भाग दिए गए हैं, इनको हल करेंगे। तो हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे। पहले इसे देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखो ये द्विघात यानी गुणनखंड विधि है क्या? गुणनखंड विधि हम बेसिकली पहले पढ़ चुके हैं। पढ़ कहाँ चुके हैं अभी बताऊंगा मैं। पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका पहला पार्ट। ये विधि बताई थी मैंने आपको, याद हो थोड़ी सी तो कहाँ लगाई थी, और नहीं याद है तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर बताते हैं आपने कहाँ ऐसे सवाल किए हैं। तो पहले लिख लेते हैं अपना पार्ट 1। इसको हमें हल करना है गुणनखंड विधि से, और हमें द्विघात समीकरण देने के मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने? मूल। अभी बताऊंगा मैं मूल क्या होते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना। क्वेश्चन हमारा x² - 3x - 10 बराबर 0, ये हमारा क्वेश्चन है। ये द्विघात समीकरण है, यानी दो घात में। मैं बता चुका हूं द्विघात समीकरण क्या होता है, सब चीज अच्छे से मैंने समझाई थी शुरुआत में। इसके हमें मूल ज्ञात करवाना है। क्या मूल? देखो इससे पहले मैंने प्रश्नावली 2.2 पढ़ी थी बहुपद में, एक वीडियो, यानी जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था आपका, उसमें 2.2 उसमें ऐसे सवाल आए थे। लेकिन अंतर क्या होता है, जैसे ये लिख दूं मैं x² - 3x - 10, हमारा ये क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो अभी तक ये क्या हमारा है, अभी ये समीकरण नहीं है। जब आपको बराबर दिखने लगे किसी में, ये रूप दिया हो द्विघात का मतलब होता है दो घात में। समीकरण बता चुका हूं द्विघात समीकरण क्या होता है, इसकी वीडियो मैंने अच्छे से बताई थी आपको जब बहुपद चैप्टर शुरू किया था मैंने। ये दो घात में समीकरण है अभी द्विघात, ठीक। लेकिन इसे अभी मैं बराबर नहीं लगाया है, तो इसे मैं अभी द्विघात समीकरण नहीं बोलूंगा, इसे अभी बहुपद बोलूंगा। जैसे ही बराबर लगा दूं वैसे ये समीकरण बन जाएगा। अब कितनी घात का समीकरण है? 2, इसलिए द्विघात का बन जाता। 3 घात होती तो 3 घात का बन जाता, 4 होती तो 4 घात का बन जाता। अगर कहीं हमें बराबर दिख जाए तो वो समीकरण होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक। समीकरण। लेकिन अगर बराबर ना दिखे तो होता हमारा बहुपद। और बहुपद को मैंने जब बहुपद चैप्टर कराया था तो प्रश्नावली 2.2 में शून्यक निकालने सिखाए थे मैंने। शून्यक निकालने कैसे सिखाए थे? मैंने बोला था जैसे ही इस रूप में दिया होगा बहुपद में, ये बराबर का चिन्ह नहीं दिखाई देता हमें, और जबकि समीकरण में बराबर का चिन्ह दिखाई देता है। तो बहुपद में सेम यही चीज थी बस। बहुपद जब मैंने कराया था तो कैसे गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड विधि कैसे लगाते हैं, तो बहुपद में मैंने तुम्हें वहां शून्यक बोलते थे, यानी जो एक्स का मान निकलते थे हमारे दो, एक को अल्फा मानते थे, एक को बीटा मानते थे। तो मैंने जो एक्सरसाइज की थी उसमें एक्स के 2 मान निकलते थे। कितने मान? 2। तो वहां हम बराबर करते थे शून्य को निकालने के लिए, लेकिन समीकरण हमें बराबर दिया रहता पहले से, ठीक। बराबर चिन्ह दिया होता पहले से। वहां मानते थे अपनी तरफ से 0 लगाना पड़ता था शून्य निकालने के लिए। बस वहां शून्य को निकालते थे, यहाँ मूल निकालेंगे। शून्य को मूल में कोई अंतर नहीं है, बस बहुपद के लिए शून्य को बोल देते हैं और यानी समीकरण के लिए मूल बोल देते हैं। बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर है नहीं है। विधि गुणनखंड विधि जैसे उनको हमने मतलब हल किया था वैसे ही इनको करेंगे। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, तो वहां से पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद इन सवालों को हल करना तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो अपना क्वेश्चन देखते हैं, वो विधि कैसे बताई थी, कैसे लगानी है। एक बताऊंगा मैं अच्छे से, फिर इनको थोड़ा जल्दी करेंगे, बस एक अच्छे से समझ में आ जाए में क्या करना है। तो देखो ये सवाल है हमारा, कैसे हल करेंगे। गुणनखंड की विधि से ज्ञात करना हमें, है ना। तो देखो सबसे पहले एक्स के बगल में कुछ छिपा हुआ है, कुछ नहीं छिपा हुआ है हमारा, नहीं है तो यहाँ एक छिपा हुआ होगा, कितना? 1। अगर इस 10 का मल्टीप्लाई इसमें 1 में करूंगा, यानी जो अचर पद दिया होता ना उसके x² दिया हो, y² दिया हो, t² दिया हो, कुछ भी दिया हो, उसके बगल में लिखा होगा उससे गुणा करेंगे, बीच वाले को छोड़ देंगे, यानी 3x को छोड़ देंगे।
तो 10 का इसके बगल वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 10 का 10 में करेंगे 10 ही आएगा, नहीं 10 ही, 10 अलग लिख लेंगे। दो कंडीशन लगाते हैं, पहली तो ये गुणा कर लेंगे अपना हम, एक कंडीशन अप्लाई कर दी, ये कंडीशन नहीं होती है तो मैं याद दिलाने के लिए बताता हूँ। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, दो कंडीशन बता रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, सबसे पहले बीच वाली को छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इस बीच वाली संख्या को ध्यान से देखेंगे हम, कैसे देखेंगे, बीच वाली को 3x, तो बीच वाली में क्या करना है, जो हमने 10 लिखा है ये मल्टीप्लाई किया है, तो इसके पहले एलसीएम ज्ञात कर लो, यानी एलसीएम विधि से इसके हल कर याद कर लो, कैसे निकालेंगे, गुणनखंड कर लो। तो 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5, ये मैंने गुणनखंड किया है ना, बस ये गुणनखंड विधि है, यानी इस संख्या के गुणनखंड करके और ये बीच वाली संख्या बनानी है। गुणनखंड कैसे करेंगे, हमारे क्या बना इसका, यानी 2 यानी मल्टीप्लाई 5 बना है ना, तो ये दूसरी कंडीशन क्या है, यहीं से निकालूंगा मैं, सबसे पहले एलसीएम विधि से इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है, यानी पहली कंडीशन दे तो ये कहा था इनका गुणा करो, और दूसरी कंडीशन ये कहती है गुणा करने के बाद हमें बीच वाला मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, बीच वाला, यानी इसमें भी क्या, गुणा करके तो हमें क्या मिलना चाहिए, जब हम गुणा करें तो गुणा करके तो हमारा मिल चुका है पहली वाली कंडीशन, और दूसरी है हमारी यानी गुणनखंड। अब इसके गुणनखंड करेंगे इस बीच वाले को देख के, बीच वाले को कैसे, जैसे माइनस दिया है, इस चिन्ह को 10 में ही कुछ करो, 10 के ऐसे फैक्टर करो, इस चिन्ह को देखते हैं पीछे वाले को, क्या घटा के यानी माइनस करके हमारे 3 आ जाएं, कितने आ जाएं, 3, तो ये कंडीशन लगानी है, इस 10 को ही तोड़ के ऐसा लिखना है, गुणा करके तो 10 आ जाए, समझे, और यहाँ प्लस होता तो जोड़ के 3 आना चाहिए था, माइनस है तो माइनस करके 3 आना चाहिए, दो कंडीशन। बीच वाले को ऐसे ही लिखेंगे हम, गुणा वाली तो कंडीशन सिंपल है, सीधा गुणा करके उतना ही बनेगा, लेकिन इस चिन्ह को देख के बीच वाले को निकालना थोड़ा वैसा होता है, तो बीच वाले को ऐसे ही निकालेंगे, पहले गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद हमें घटाना या प्लस करना वो इससे डिसाइड करेंगे, तो इससे डिसाइड करके हमें माइनस करके कितना लाना, 3। तो इन्हीं फैक्टरों को ऐसा कुछ बनाओ, गुणा करके तो 10 बने और घटा के 3 बने, तो अगर देखा जाए तो गुणा करना इनका 5 2 10, तो ये तो दिया है, अच्छा घटा के देखना 3 बनना चाहिए, 5 में से 2 के कितने बचे, 3 बन रहे हैं ना, इस चिन्ह को देख, इन्हें घटा के 3 बनने चाहिए, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है हमें, घटा के कितने बनने चाहिए, 3। अब तुम बोलते हैं सर 5 - 2 लिख रहे हो, यानी 5 2 10 तो हो रहा है, 10 तो हो रहा है, और घटा के 3 बन रहा है, ठीक है, तुमने बोला बीच वाला घटा के 3 बन रहा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है क्या 5 10 हो तो और -5 + 2 हो, ये भी तो हो सकता है, नहीं सॉरी, -5 और +2 ये भी तो हो सकता है, क्योंकि 5 2 10, 5 2 10, 10 तो हो रहा है, लेकिन घटा के क्या आना चाहिए हमारा, -3 हो सकता है, -5 इसके संग लेके चलो तुमको, यानी इसके संग का मतलब 2 - 5 लिखो तो गुणा करना 5 2 10, और घटा के भी तो 3 तो बच रहा है, लेकिन माइनस का बच रहा है, किसका, -3। हमें तो बस इस चिन्ह से मतलब है, पीछे वाले से हमें किसी से मतलब नहीं है, ठीक, बस वो ही देखेंगे, प्लस वाला लेके चलेंगे, माइनस वाला लेके नहीं चलेंगे, बस बीच वाला चिन्ह तो इसे छोड़ देंगे। तो हमारी कंडीशन दोनों अप्लाई हो गई, यानी 5 और 2 निकले, कितने निकले, 5 2। तो सबसे पहले एक्स इसके लिखेंगे, अपना चिन्ह माइनस लगा लेंगे, और जो एक्स है वो लिख लेंगे, और यहाँ लगा लेंगे कोष्टक। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस का माइनस लिखा, और एक्स ये वाला यहाँ लिख दिया पहले, बस इस तीनों को ऐसा लिखो, कैसे मैंने 3 को लिखना, घटा के आना चाहिए, बीच वाला घटा के कैसे आया था ये याद है या नहीं है, यानी गुणा करके 10 बनना चाहिए और घटा के कितना बनना चाहिए, 3, तो घटा के कर दिया मैंने, यहाँ कितना हो गया, -10 बराबर के 0, यानी जो हमने खेल खेला था गुणा करके 10, वो इसीलिए खेला था इस संख्या को प्राप्त करने के लिए। 5 2 10, गुणा करके तो 10 बन रहा है हमारा, और घटा के कितना बनना चाहिए, बीच वाला 3 बन गया, और जो चीज हमने 5 2 बनाया वो कहाँ लिखना है, वो वहीं लिखना है, बीच वाली संख्या की जगह, 3 की जगह, बस कुछ नहीं करना है। एक्स तो तुम्हारा पहले गुणा में था, अभी एक्स गुणा में है, 3 को मैंने 5 - 2 लिख लिया, बस कोष्टक लगा दिया, कुछ नहीं किया है, तो बीच वाली संख्या की जगह लिखना, 5 में से 2 जाएंगे तो 3x ही बचेंगे, ऊपर वाला ही मिल जाएगा हमें, ठीक। अब देखते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया, अब मल्टीप्लाई करो, -x का 5 में करेंगे तो -5x, जब कोष्टक दिखे तो संख्या का हर एक में गुणा कर दो, कोष्टक वाले में, अब 5 के संग तो कर दिया x का, अब करेंगे 2 के साथ, तो 2 के साथ करो -x का, और -2 के संग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया,
और एक्स का 2 में करेंगे तो 2x हो गया, और -10 तो हमारे चल ही रहे हैं, बराबर के 0। देखो मैं कॉमन लेना बताया था मैंने जब शून्य कराया था, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वो वीडियो पहले देख लें आप तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ टोटल 4 चीजें बनती है हमारी, 1 2 3 4, इसमें से दो दो को पकड़ो और कॉमन ले लो। कॉमन ऐसा देखते हैं जो दोनों में मिले, एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ भी है, क्या मैं एक्स स्क्वायर ले लूं तो देखो एक्स पे घात 2, यानी 2 घात इस पे तो है, तो लेकिन इस पे कितनी घात है, 1, तो 2 घात नहीं ले सकते, हम उतनी ले सकते हैं जितनी दोनों में मिले, अगर एक में भी नहीं मिल रही तो नहीं ले सकते। तो हम कितनी एक्स घात ले लें, एक एक्स कॉमन ले ली, तो यहाँ 2x यानी एक्स स्क्वायर था तो एक्स कॉमन ले ली, तो एक एक्स बची, माइनस माइनस लगा लिया, एक्स तो आ गया बाहर, कॉमन ले लिया, बचे कितने 5। अब इसमें देखो प्लस तो है हमारा, दो दो को पकड़ेंगे, देखो एक्स कॉमन ले लूं तो देखो एक्स इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो एक्स तो नहीं ले पाऊंगा। 2 ले लूं, 2 इसमें 10 में 2 होते हैं, होते हैं, 2 गुणा 5 लिख लेंगे तो 2 उसमें भी होते हैं, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा हमारा, एक्स बचा, माइनस 2 कॉमन ले लिए तो 10 में 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचे, कॉमन का मतलब है उसका भाग देना, घटाना मत, ऐसा नहीं है कि 2 कॉमन ले लिए तो 8 बचे, नहीं, जो कॉमन लेते हैं उसका भाग लगाते हैं, तो 2 का 10 में भाग लगा दो, 2 5 जा 10, कॉमन का मतलब ये हो गया, बराबर के 0। अच्छा देखो दो कोष्टक सेम बनेंगे, एक ये वाला एक ये वाला, तो दोनों सेम को एक बार लिखते हैं, कितनी बार, एक बार, x-5, और जो कॉमन लिया था उनका एक बार लिख लो, यानी x कॉमन लिया था प्लस के 2 लिखे, तो दूसरे कोष्टक में जो जो कॉमन लिया वो लिख लो बस, और बराबर के 0। जो दो सेम कोष्टक बनेंगे उसमें से एक बार लिख लेंगे, और जो अलग अलग बनेंगे हमारे, जो कॉमन लेके बनाया उनका एक बना लेंगे, ठीक। अब ये हमारे निकला यहाँ तक। शून्य निकालने के लिए क्या करते थे, 0 के बराबर रखते थे, तो एक एक को पकड़ो, 0 के बराबर लिख दो, याद x-5 बराबर 0 अपनी तरफ से, तो x बराबर कितना 5। अब दोबारा देखो कंडीशन, याद एक बार x-5 लिया, एक बार x+2 ले लो, x+2 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया -2, तो हमारे मूल निकल आए, मूल 2 निकले, कौन कौन से मूल होते हैं जो x के मान निकले वही, वहां बहुपद के थे, बहुपद में शून्य के निकलते हैं, और द्विघात समीकरण हमारे मूल निकलने, तो यहाँ मूल चलेंगे हमारे, तो 5 और कोमा -2, ये हमारे क्या निकला है, मूल। यही हमारा आंसर, बस यही पूछ रहा था, बस मूल ज्ञात करने थे और कुछ नहीं करना था, ठीक। देख लिया होगा आपको, हटाते हैं इसे, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी का, यानी भाग सेकंड, तो इसे हटा दे रहे हैं, भाग सेकंड को देखते हैं अब क्या करना है, तो भाग सेकंड को लिख देते हैं। भाग सेकंड है हमारा 2x² प्लस x -6 बराबर के 0। इसे हल करेंगे तो करो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सवाल दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले करेंगे गुणा, अगर यहाँ कुछ है तो उसमें करेंगे, और नहीं है तो बन मान लेंगे। तो सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई बताया था मैंने, 6 2 जा 12, कितना बना 12। तो दो कंडीशन बताई थी मैंने, एक तो गुणा वाली, ये लिखना नहीं है बार बार, बस तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक गुणा वाली और एक जोड़ के या घटा के। तो देखो 12 के गुणनखंड कर लेना आप, तो यही निकलेंगे, कर लेना एलसीएम विधि से, गुणनखंड ये निकलेंगे। अब जैसे गुणनखंड बने तो गुणा करके तो 12 बनना चाहिए, तो गुणा करके तो 12 बनेगा, उससे कोई दिक्कत है नहीं हमें, बस ये देख लेना ये चिन्ह किसका, माइनस, तो माइनस करके कितना आना चाहिए हमारा, एक्स, नहीं संख्या भी देखते हैं, तो एक्स के बल में कितना 1, कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान लेंगे। तो हमें यहाँ खेल खेलते हैं ना, एक्स को संग लेके नहीं चलते जब गुणनखंड करते हैं, तब बस संख्या देखते हैं, संख्या से मतलब है, संख्या का संख्या में गुणा करना, 6 दूनी 12, 12 के ऐसे गुणनखंड जो घटा के कितना आ जाए 1, एक्स के बल में कितना छपा हुआ है बीच वाला मिल जाए 1, तो 12 के गुणनखंड ऐसे करो, यानी घटा के कितना आ जाए हमारा 1, तो कैसे करेंगे, देखो इन्हीं में से देखते हैं, 2 3 जा 6, इनको दोनों को इकट्ठा कर लिया, गुणा करके 2 को अलग कर दिया, तो 6 2 जा 12, यानी 12 तो गुणा करके तो बढ़ रहा है, एक कंडीशन हमारी अप्लाई होगी गुणा वाली। दूसरी वाली देख रहे हैं क्या, घटा के हमारा 1 बच रहा है, घटा के कितना बच रहा है 4, तो ये कंडीशन नहीं लगेगी। फिर देख लेते हैं अपनी, इन्हें देख लेते हैं, इन दो दो को गुणा कर लो, 2 2 4 और 3 अलग हमारे। अब देखना गुणा तो बढ़ रहा है हमारा 12, घटा के कितना 1 बच रहा है, यानी ये देख लो बस बीच वाला ही तो देखना, 4 - 3 1 बच रहा है, कंडीशन अप्लाई होगी। 12 को हमने क्या मान लिया 4 - 3, देखो गुणा करके भी बन गया और घटा के भी हमारा बन गया, दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई, तो बस लिख दो 2x² प्लस चिन्ह लगाओ, x अपनी जगह
यहाँ बगल में 1 छिपा होगा, 1 की जगह मैंने 4 माइनस 3 लिख लिया, और माइनस के 6 बराबर 0। अब सबसे पहले 2x इसके लिखेंगे, अब गुणा करेंगे इसका अंदर, तो x का गुणा 4 में करेंगे 4x, और x का माइनस 3 में करेंगे तो माइनस के 3x, और माइनस के 6 बराबर 0। कॉमन लेंगे, देखो x यहाँ पे, x यहाँ है, और देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। अगर कोई चर पद मिल रहा है कॉमन तो चर को लो, अचर मिल रहा है तो अचर को लो, और चर अचर दोनों मिल रहे हैं तो दोनों को लो, जो कॉमन मिल जाए वो लो। तो इसमें 2 भी छिपा है, x भी है, इसमें भी 2 है, x भी है, तो 2x कॉमन ले लूं। तो देखो 2x कॉमन लूंगा तो 2 तो हमारे बाहर निकला है, तो 2 तो काम खत्म। x की स्क्वायर 2 घात थी तो 1 बाहर निकला है, कितनी बची x, प्लस लगाओ, एक x इसके संग था, एक तो बाहर आ गया, और 4 में से 2 बाहर आ गए, बाहर का मतलब गुणा भाग करके चलते हैं, तो 4x में यानी 4 बचे, x तो आ गई हमारी बाहर, तो 2, 4 में से 2 बाहर आ गए, तो कितने बचेंगे यहाँ 2। ये घटा के नहीं लिखा है मैंने, ये ध्यान रख ले, बस भाग लगाते हैं। कॉमन का मतलब होता है, जैसे 4x हमारा लिखा है, 4x में से ये कॉमन ही तो मैंने 2x लगा दिया, तो कॉमन का भाग दे दो जिसमें लिया है, तो x से x, और 2 में भाग 4 में भाग लगाएंगे तो 2। कॉमन का मतलब भाग दे के चलते हैं दिमाग में, समझ गए ना। तो यहाँ हो गया हमारा, इसमें से मैं क्या कॉमन लूँ, माइनस का 3 ले लूंगा, तो यहाँ क्या बचेगा x, और माइनस तो चला गया तो प्लस, और 6 में से 3 कॉमन लेंगे तो भाग दे दो, 3 2 जा 6 बराबर के 0। दो कोष्टक सेम 1 1, ये दोनों सेम सेम सेम, एक कोष्टक में लिख लो, और कॉमन कॉमन एक में लिख लो, यानी 2x और माइनस के 3 बराबर 0। बस वही मूल के लिए, अब बार बार वही नहीं लिखूंगा मैं, यदि x बराबर ये, तो वो अपने लिखना देना, बस हमें तो हल करना डायरेक्ट। तो x बराबर कितने हो जाएंगे हमारे, पहला मूल प्लस के 2 है, बस बराबर को उधर करेंगे, बराबर 0 करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा एक। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, 2x माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे, याद करके हमें से, तो 2x बराबर 0 लिखेंगे यहाँ, तो 2x तो अपनी जगह रहेगा, ऐसा करता हूँ लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है ना, फिर अगले सवाल में नहीं लिखेंगे बार बार, ताकि तुम अच्छे से समझ में आ जाए, एक दो सवाल ऐसा हो जाए। तो पहले लिख लो, यदि एक कोष्टक ले लो पहले, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 2, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ एक साइड जो चीज प्लस की होती है दूसरी साइड जाती है वो माइनस की हो जाती है, तो प्लस के 2 इधर थे, बराबर से उधर गए तो माइनस हो गए। और दूसरा, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो के बाद देखो, पहले गुणा वाली चीज बाद में हटती है, पहले ये तीनों को हटाओ, क्योंकि हमें x की जरूरत है, तो x की जरूरत है तो हमें 3 भी हटाना पड़ेगा, 2 भी हटाना पड़ेगा, तभी तो x निकलेगा अकेला। तो पहले देखो, तो 2x अपने आएगा, माइनस 3 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो गए। हमें तो x चाहिए, तो 2 गुणा की चीजें दूसरी साइड किस में जाएगी, भाग में, तो 3 तो हमारे पहले से थे, और दूसरी यहाँ गुणा में थे तो किस में जाएंगे, बट्टे में। तो 2 मूल निकला है हमारे, मूल कौन कौन से निकलेंगे हमारे, एक तो माइनस 2 निकला x का मान, और क्या निकला, एक 3 बट्टे 2 हमारे मूल निकला है। बस ऐसे अपने सवाल हल करेंगे। अब बार बार यदि फिर नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि अब नहीं तो यानी हमारी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं अभी, तो हटाते हैं इसे, देखते हैं अपना भाग थर्ड इसमें क्या कह रहा है। भाग थर्ड देखते हैं भाई, रूट वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, रूट वाला तो और अच्छा है, धमकाने के लिए दे दिया इसने तुम्हें, पर कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी हम आसानी से कर लेंगे, थोड़ा सा बस दिमाग लगाएंगे, विधि अपनी वही रहेगी। देखो, सबसे पहले हम क्या करते थे, गुणा, गुणा क्या करते थे, इसका इस वाली के संग बीच वाली को छोड़ देते थे, यानी 5√2 मल्टीप्लाई, यानी जो एक्स स्क्वायर के बगल में लिखा होता है उससे, तो √2 से गुणा करो, तो इनका गुणा कितना बनेगा देखना, √2 यहाँ, √2 यहाँ, तो 5 तो है हमारे, जब √2 यानी दो सेम संख्याओं का जो रूट में दी हो तो उनका गुणा करें तो रूट खत्म हो जाता है, तो बस दोनों सेम संख्याएं रूट में, तो रूट खत्म हो गया, कितना बचा हमारा 2, 5 तो लिखा ही था, 2 2 का गुणा कर दिया मैंने, तो गुणा कितना बनेगा 5 10, यानी 5 2 10, हमारा गुणा बना 10, बस कुछ नहीं, बस अब 10 बना, उसके ऐसे गुणनखंड जोड़ के कितना आ जाए 7, तो मल्टीप्लाई करते रहना, कुछ करते रहना, मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा तुम्हें। तो 5 2 10 कर लेंगे, 5 2 10, देखो गुणा करके 10 बढ़ रहा है और जोड़ के 7 बढ़ रहा है, हमारा बीच वाला इस चिन्ह को देख के प्लस करके 7 बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 + 2 लिख लेंगे, तो √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपने ही लिख लेने देंगे, इसको लिख लेंगे 5 + 2, ठीक। अच्छा 5 + 2 लिख लो या 2 + 5 लिख लो, बात कोई नहीं है, ठीक, आसानी हो जाएगी बस, और कुछ नहीं है, अभी बता दूंगा मैं क्या आसानी है क्या नहीं है, क्यों मैंने किया ये, और 5√2 बराबर 0, देखो क्योंकि ये जोड़ है तो 2 + 5 लिखो या 5 + 2 लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन घटा के आता था तो उसमें ऐसा मत करना, ठीक। प्लस वाले को तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, अभी बताऊंगा मैं क्यों मैंने आसानी से किया है। आंसर वो आएंगे, तुम 2+5 की जगह 5+2 लिख लो, कोई फर्क नहीं है आंसर में, ठीक। उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो लिखेंगे √2x² तो हो गया हमारा। एक्स का गुणा करो तो 2x हो गया हमारा। एक्स का फिर 5 में करेंगे तो 5x, कोष्टक में गुणा करते हैं +5√2 और बराबर का हमारा 0। यही हो गया। तो देखो अब मैंने बताया था सेम संख्याओं का गुणा करने पर और रूट में हो तो रूट खत्म हो जाता, दो ही बचते हैं। इस दो को मैं √2 भी तो लिख सकता हूँ, उल्टा लिख सकते हैं ना। जैसे यानी 5 है तो 5 को मैं एक और तरीका से लिख सकता हूँ, यानी √5 मल्टीप्लाई √5 भी लिख सकता हूँ उसे, क्यों? रूट खत्म हो जाता है जब सेम संख्या में दोनों का, ठीक। तो देखो अगर मैं यहां से √2 कॉमन ले लूं और एक्स भी ले लूं, अब बोलो सर एक्स तो दिखाई दे रहा है, लेकिन √2 तो इसमें दे रहा है, इसमें नहीं, लेकिन है इसमें। देखो √2 तो चला गया, एक्स भी चली गई, तो एक्स बचा, प्लस लगाओ। एक्स तो चली गई, यहाँ क्या लिखा है 2, 2 को हम √2 गुणा √2 भी तो लिख सकते हैं, बता चुका हूं मैं अभी। और √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 तो बाहर चला गया हमारा, तो कितने बचे हमारे √2? एक ही तो बचा हमारा, √2 बचा यहाँ, कोई दिक्कत। प्लस यहाँ क्या लो कॉमन ले लू 5, और तो कुछ नहीं मिलेगा, तो एक्स और प्लस यहाँ √2, ये बचे हमारे दोनों। दोनों कोष्टक सेम बच गए, एक ये और एक सेम, तो सेम वाला एक बार लिख लो, तो एक्स प्लस √2। दूसरा क्या बचा हमारा √2 एक्स प्लस 5, ये तो हो गया बराबर 0। तो देखो यदि मूल निकालने हमें एक्स प्लस √2 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के √2 तो उधर किसके हो जाएंगे माइनस के, एक तो ये निकल आया। दूसरा यदि √2 एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो अब देखें √2 एक्स तो अपनी जगह, 5 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, कोई दिक्कत। अब में √2 है इधर किसमें, ये हमारे मल्टीप्लाई में, दूसरे साइड जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे बट्टे में, तो √2 बट्टे में लिख दूं। अब बट्टे में पहुंच गए तो एक लाइन कम कर दी मैंने, यहां से हटा दिया। मूल हमारे निकलाए दो, कौन कौन से, यानी √2 और -5/√2, ये दोनों मूल निकलाए हमारे, ठीक। जो एक्स के मान, अगर एक्स की तो 2 है तो 2 मूल निकलेंगे, 3 होते तो 3 मूल निकलते, लेकिन तुम्हारे 3 वाले है नहीं है, तो 2 ही वाले, बस सिंपल था सवाल, कुछ नहीं था इसमें, ठीक। तो इसे हम क्या करते हैं, हटाते हैं। ये देख लिया होगा आपने, अच्छा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा वो प्रश्नावली 2.2 देख ले, बहुपद में मैंने बताया था कैसे गुणा करते हैं, कैसे गुणनखंड करते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था मैंने। अब पार्ट अपना इसका थर्ड देख लेते हैं हम। थर्ड तो हो गया हमारा फोर्थ, यानी फोर्थ में क्या हमारा देखो, फोर्थ हमारा 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। जब भी फ्रैक्शन दी हो द्विघात समीकरण हमें हल करना, तो फ्रैक्शन को हटा लो। हटाएंगे कैसे, दो तरीके से, या तो एलसीएम ले लो और फिर भिन्न बना लो, और भिन्न बनाओ तो एक बस कुछ नहीं करना है, इसके नीचे एक मानेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे, एलसीएम किसका हो जाएंगे नीचे वालों का 8, जो एलसीएम बने उसका प्रत्येक में गुणा कर लो, बस मैं बता चुका हूँ अच्छे से पीछे, इसमें भी 8 का और इसमें भी 8 का, समझे ना, और इसमें भी 8 का, प्रत्येक हर चरण में, बराबर को उधर वाले में, बराबर के इधर वाले में भी कर लिया। तो ये कितना हो गया हमारा 16x², ये माइनस के 8x, और ये तो 8 से 8 खत्म हो गया, प्लस का 1, और 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। तुम एलसीएम लेके हल करना, वही बनेगा, एलसीएम लेके हल करेंगे तो भी यही बनेगा हमारा, तो बट्टे बस ये आ जाएगा 8, समझे ना, एलसीएम लेके करेंगे तब तो यही बनेगा, लेकिन 8 को फिर 0 में भेज देंगे तो फिर वही बन जाएगा हमारा लौट के ये वाला, हमें उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक। बस कैलकुलेशन आसानी के लिए कर लिया हमने। अब देखो सबसे पहले क्या करते थे हम, गुणा, अब तो सिंपल बनेगा, वो तो कर लेंगे हम। 16 के ऐसे गुणनखंड जोड़ के कितने आ जाए हमारे 8, तो क्या कर लेंगे हम, 4 गुणा 4 नहीं कर सकते, अपना एलसीएम विधि लगाते रहना, क्योंकि हमें एक्सरसाइज जल्दी समाप्त करनी है। देखो 4 4 जा 16, और जोड़ के कितना 8 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 4 4 तो बस करो इसे हल, यानी 16x² माइनस एक्स तो हमने लगा लिया बार, 4 को क्या लिख देंगे 4 + 4 + 1 बराबर 0। ये बीच वाली संख्या कैसे 4 + 4 6 + 2 भी तो लिख सकता था मैं, लेकिन कंडीशन 2 अप्लाई करनी है, इनका गुणा 16, यानी गुणा करके हमारा 16 बनना चाहिए, और जोड़ के बीच वाला तब कंडीशन, नहीं तो अगर 6 2 लिख दें तो 6 2 12 तो हो जाएगा गुणा करके, लेकिन 12 तो है ही नहीं है,
गुणा करके तो 16 भरा है, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये 16x स्क्वायर हो गया, गुणा कर दो अंदर तो माइनस के 4x, माइनस के 4x और प्लस के 1 बराबर 0। कॉमन ले लो फिर यहाँ भी, तो 4x कॉमन ले लिया मैंने, कॉमन लूंगा तो 16 में से 4 निकल आएंगे, तो 4 चक 16, 4 बचे, एक एक्स निकल आई तो एक एक्स बची, माइनस 4x तो निकल आई तो 1 बचा, भाग लगा के दे देते हैं, 4x बनना 4x, माइनस माइनस 4 कॉमन ले लूँ यहाँ से, नहीं लूंगा, कुछ नहीं मिल रहा तो 1 ले लो, 1 ले लिया तो यहाँ कितना बचा 4x, मैंने -1 कॉमन ले लिया, यहाँ प्लस है तो माइनस का हो जाएगा बराबर के 0। जब माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का वो माइनस, माइनस का वो प्लस का। तो देखो क्या होना हमारा 4x -1 एक में और दूसरे में भी 4x -1, यानी दोनों मूल, तो दोनों मूल सेम निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? सेम। हल करना अपना वही, यदि लगाना है और 4x -1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 हो जाएगा, और तो x चाहिए तो x कितना हो जाएगा 1/4, ऐसे ही तो निकलेगा, तो यानी 1/4 दोनों मूल सेम ही निकलेंगे हमारे, ये भी सेम है ये भी, तो 1/4 और 1/4 दो मूल ये निकलेंगे। यदि फिर लगाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल होता हमारा यही समाप्त। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक, ये खुद को करना है। क्यों? मैं इसके फैक्टर बता दे रहा हूं। 100 का मल्टीप्लाई 1 में 100 आएंगे गुणा करके, और जोड़ के 20 आ जाए, कितना आ जाए जोड़ के 20, तो फैक्टर करना हमारे 10 बनेंगे, 10 गुणा 10, तो देखो गुणा करेंगे 100 बढ़ रहा है कंडीशन गुणा करके, और जोड़ के बीच वाला, तो जोड़ के 10 10 20, तो 10 + 10 हमारे फैक्टर हो जाएंगे, तो उसे हम अपनी विधि से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और पार्ट 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 होता हमारा समाप्त। अब देखते हैं अपना इसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसे देखते हैं क्या कह रहा है। इसने कहा था क्वेश्चन नंबर 2 में उदाहरण 1 में दी गई समस्याएं यानी समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण कहाँ मिलेगा ये आपको? आपके मैथ में। जब ये एक्सरसाइज हमारी शुरू हुई है ना 4.2, इसी एक्सरसाइज का उदाहरण नंबर 1 दिया गया है। कौन सा दिया गया? उदाहरण नंबर 1। उस उदाहरण नंबर 1 को ही हमें हल करना बस। और उदाहरण नंबर 1 में भी हमारे 2 पार्ट हैं। पहला मैंने लिख लिया है, दूसरा इसके बाद हम हल करेंगे। तो 2 पार्ट है, बस इन्हें हल करना और कुछ नहीं है उदाहरण नंबर 1 में, ठीक है ना। ये सवाल लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 1 में, पहला पार्ट ये दिया गया, इसे हल करेंगे, फिर उसका दूसरा भाग हल करेंगे हम। तो देखो हल डालते हैं। सबसे पहले सवालों को पढ़ेंगे अच्छे से और कंडीशन अप्लाई करते चलेंगे। देखो जॉन और जीवनी यानी जीवती यानी जीवंती है, ये जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी दोनों के पास मिलकर कितने 45 कंचे। दोनों 5-5 कंचे खो देती हैं। दोनों ने क्या किया 5-5 कंचे खोल दिए यानी खो दिए, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। खोने के बाद यानी जैसे ही उन्हें 5-5 कंचे खो दिए, उसके बाद उनकी गुणनफल जो है कंचों का वो 124 है जो उनके पास बचे हुए हैं। हम जानना चाहिए कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ये पूछ रहा है कि आरंभ में जोन के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने थे, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे? पहले ये तो देखो कि जीवंती उसके पास कंचे पूछ रहा है, तो जो चीज पूछते हैं उसे हम मानते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, माना प्रारंभ में, माना प्रारंभ या आरंभ, माना आरंभ पूछ रहा है तो आरंभ लिख लो तुम, आरंभ। माना आरंभ में जोन के पास कंचों की संख्या आरंभ में कितनी रही होगी? x, ठीक है। ऐसे ही सेम प्रकार आरंभ में जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? आरंभ ही की बात कर रहा हूं, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? लिख लेना आगे डॉट डॉट। कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? टोटल कितने पास थे हमारे? 45 कंचे से दोनों के पास, एक्स इसके पास हो चुके हैं, तो जीवंती के पास कितने बचे होंगे? जीवंती के पास उतने ही तो बचे होंगे, यानी जो टोटल 45 दिए हैं उसमें जोन के एक्स निकाल दो तो वो किसके बचे होंगे? जीवंती की तो बचे होंगे, ठीक है। जैसे आपके पास 20 रुपए हैं, मैंने बोला मोहित और रोहित 2 मित्र हैं हमारे, ठीक है ना। उन दोनों के पास 20 रुपए हैं, कितने? 20 रुपए, सेम है ना। और मैं बोलूँ कि मैंने मोहित को 10 रुपए दे दिए, यानी 5 रुपए दे दिए, किसको? मोहित को 5 रुपए, तो रोहित के पास कितने बचेंगे? पहले से 15 बचेंगे। तो 15 कैसे बचे?
यानी कुल था 20, उसमें से 5 मोहित को दे दिए, तभी तो रोहित के 15 निकले। ऐसे ही बस हमने यहाँ एक्स मान लिया, कुछ नहीं मान लिया। यानी हमने 45 कंचों में जोन के पास एक्स दे दिए, ठीक है ना। और उसमें से कुल 45 थे, तो 45 में से जीवंती के पास कितने बचे होंगे? जो जोन ने ले लिए होंगे, जोन के बाद बचे होंगे वही तो होंगे उसके पास। तो कुल 45 थे हमारे कंचे, और जोन ने अपने ले लिए, तो जीवंती के पास एक्स कम मिलेंगे उसे, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं प्रश्न आगे कह रहा, ये तो मान लिया हमने, और दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। क्या कर देते हैं? 5-5 कंचे दोनों ने भाई साहब खो दिए, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है हमारा? 1 से 24। वाह। तो देखो प्रश्न अनुसार, देखो प्रश्न क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो दिए दोनों ने, यानी देखो 5 कंचे खो दिए, तो दोनों के पास कितने थे हमारे? एक्स, और एक्स के बाद इसमें 5 खो दिए, तो कुल एक्स थे, उसमें से 5 खोने का मतलब घटाने पड़ेंगे, वो तो खो दिए। ऐसे ही जीवंती के पास कितने थे हमारे? 45 माइनस एक्स, ये थे, और इसने भी अपने 5 कंचे खो दिए, तो 5 घटाने नहीं पड़ेंगे, ये तो कह रहा है। अब ये कह रहा है दोनों के 5-5 कंचों का खोने के बाद जो कंचे बचे उनका गुणनफल, तो यही तो बचेंगे। यानी जोन के पास कितने बचेंगे? एक्स माइनस 5, और इसके पास 45 माइनस एक्स माइनस 5, यही तो बचेंगे, 5-5 कंचे खो दिए, और इन्हीं का गुणनफल यानी गुणा दिया है हमारा कितना? 124। बस ये कह रहा है, बस और कुछ नहीं है। बस इसे हम द्विघात समीकरण बना लेंगे, हल कर लेंगे, और हमारे आंसर निकल आएंगे। तो करो, तो एक्स माइनस 5 तो है हमारा, ये कितना बन जाएगा हमारा? 45 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 40, और माइनस के एक्स, ये तो बना बराबर के 124। अब देखो एक एक करके गुणा करना है मुझे इसमें, देखो दोनों कोष्टक हैं, गुणा करो। तो पहले देखो एक्स का 40 हम करेंगे, 40 एक्स, 40 की संख्या एक्स का एक, इसका पहले पकड़ लो एक संख्या को, और सब में गुणा करा दो पूरे वाले कोष्टक में, फिर इसको पकड़ो पूरे के संग करा दो। तो एक्स का 40 हम करेंगे 40 एक्स, अब एक्स का माइनस एक्स हम करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का दोनों का संग हो गया 5 को पकड़ो, माइनस 5 का 40 हम करेंगे तो माइनस के 2 से, अब माइनस 5 का माइनस एक्स हम करेंगे तो प्लस के 5, और बराबर के 1 से 24, यही तो बना। तो देखो संख्या संख्या एक लंग कर लो, एक्स एक्स एक लंग, यानी सबको एक ही लंग लिया, हमें तो द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, सबको उधर ले जा रहा हूँ, किधर ले जा रहा हूँ? उधर, या फिर तुम इधर ले आओ सबको, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, हमारा बना क्या है, ये तो बना ना 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, और प्लस के 5 माइनस के 1 से 24 भी इधर ही ले आया, जो बराबर के उधर लिखे थे वो भी इधर ही ले आया हमें, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो देखो 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से ये हो गए हमारे, ठीक, और 1 से 24 वो हो गए हमारे, कितने बने हमारे? यानी 45 माइनस एक्स और माइनस 5 चले गए, ठीक है। तो 45 में 40 माइनस एक्स ही बचे, ये 2 से हो गए, और माइनस के 5, ये देखो मल्टीप्लाई में थोड़ा मिस्टेक कर दी हमने, माइनस के 5 एक्स हो गए हैं, गुणा करेंगे तो माइनस के 5 एक्स, तो यहाँ भी 5 एक्स लिखो, ठीक है ना। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये 40 एक्स और ये प्लस के 5 एक्स कितने हो जाएंगे हमारे? 45 एक्स, और माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस के 2 से, माइनस के 1 से 24, तो माइनस के 3 से 24 बराबर के 0। तो अब तो अपना हमें द्विघात समीकरण बनाना, एक्स स्क्वायर पहले लेके आना, लेकिन एक्स स्क्वायर किसका? माइनस का, तो हमें माइनस का नहीं प्लस का बना ले रहे हैं। तो प्लस का कैसे? बस माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, जीरो में भेज दो से, तो माइनस चिन्ह कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के वो प्लस के कॉमन ले लिया माइनस का, तो जो प्लस का तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। अब फिर क्या आता था हमारे, एक्स लेते थे बीच वाला, तो 45 प्लस का आता तो किसका हो जाएगा? माइनस का 45 एक्स, और ये माइनस के थे वो किसके हो जाएंगे? प्लस के 3 से 24, और बराबर के कितने हमारे बचे? 0। जो माइनस चिन्ह कॉमन लिया था वो 0 में भेज दिया, बस कुछ नहीं किया मैंने, ठीक। अब तो द्विघात समीकरण बनेगा, अब तो हल कर लेंगे। द्विघात हल करना हमने बता चुका है, गुणा करके कितना बनना चाहिए? वन मान के 3 से 24, और जोड़ के कितना बनना चाहिए? 45, ये करेंगे हम, तो अपना वही लगाना तरीका और आपको मिल जाएंगे। तो देखो माइनस एक्स, अगर इसका हम देखें तो करके देख लेना, मैंने तो कर लिया, 36 और 9 बनेगा,
36 और 9 जोड़ के कितना आ रहा है 45 और गुणा करके 3 से 24, 36 9 ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मैं बता चुका हूँ कैसे गुणनखंड कर सकते हैं, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किए थे उसके बाद बता चुका हूँ कैसे किए थे। तो इसे हम 36 + 9 लिख लेंगे और प्लस के 3 से 24 बराबर के 0। अब एक्स स्क्वायर, अब कर लो गुणा इसका, माइनस गुणा करेंगे तो एक्स का 36 में करेंगे तो 36 एक्स, माइनस एक्स का 9 में करेंगे तो माइनस के 9 एक्स और प्लस के 3 से 24 बराबर के 0। यहाँ क्या क्या मूल्य लेंगे, एक्स, एक्स को ले लिया तो एक्स बचा, माइनस एक्स तो चला गया 36 बचे, यहाँ से माइनस के 9 को ले रहा हूँ तो एक्स बचा और यहाँ माइनस लगा रहेगा और इसका भाग देंगे तो 9 3 27 9 6 54 यानी 6, यही बना हमारा, ठीक है ना। कॉमन ले लिया मैंने, कुछ नहीं किया, 9 थे इसके संग कॉमन ले लिए तो एक्स बचा, माइनस 9 कॉमन ले लिए तो 9 का भाग लगाते हैं इसमें, कॉमन का मतलब ये है। तो एक क्वेश्चन हमारा क्या बना, एक्स माइनस 9 और एक क्वेश्चन क्या बना, एक्स माइनस 36। बता चुका हूँ कोष्टक कैसे बनते बराबर, ठीक है। तो यहाँ से x के 2 मान निकलेंगे, निकालना तो मेरे में लिखना, यदि x बराबर ये तो वो निकाले उससे हो जाएंगे, लेकिन x के मैं डायरेक्ट मान लिख दे रहा हूँ, 2 निकलेंगे 9 और 36। एक बार x माइनस, यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर 9, ऐसी एक बार x माइनस 36 बराबर 0, ये हो जाएगा, ठीक। ये x बराबर 9 और 36 हो गए, समझे ना। तो बताओ x के मामले में 2 मिले हैं, तो थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ, बस हो गया हमारा सवाल। तो प्रारंभ में लिख लेना यहाँ, ठीक है ना। आरंभ में जोन के पास कंचे लिख लेना, जगह नहीं है। जोन के पास कंचे क्या माने थे, x, तो x के 2 मान निकले 9 और 36, तो दोनों हो जाएंगे, यानी 9 भी हो सकते हैं और 36 भी हो सकते हैं, 9 या 36। अब देखेंगे जीवंती के पास, जीवंती के पास कितने थे हमारे, 45 माइनस एक्स प्रारंभ में, तो जीवंती के पास, तो जीवंती के बाद 45 माइनस एक्स, 45 तो अपनी जगह है, अगर एक्स घट रहे हैं तो एक्स का मान मिल जाएगा, अगर एक बार 9 घटाऊंगा तो कितने मिलेंगे हमें, 36, कितने मिलेंगे 36, और ये भी तो मान है, और अगर एक्स की जगह 36 रख के घटाऊंगा तो 9 मिलेंगे, कितने मिलेंगे 9। तो आरंभ में जोन और जीवंती के पास या तो 36 होंगे या 9 होंगे जोन के पास, अगर जोन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 होंगे, अगर जोन के पास 36 होंगे तो जीवंती के पास 9 होंगे, तो मतलब 9 या 36 दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है तुम्हारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, 9 या 36 होंगे, समझे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था, पार्ट नंबर 1, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब चलते हैं, इसका पार्ट 2 है, यानी इसमें 2 पार्ट दिए उदाहरण नंबर 1 में, तो पहला हमने समाप्त कर लिया है, अब हम सेकंड को देखते हैं। तो देखो पार्ट 1 तो खत्म कर लिया था, पार्ट 2 देखो इसमें क्या कह रहा है, ये उदाहरण में देख लेना, आपके मैथ में दिया हुआ है, ठीक। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुटीर उद्योग तो जानते होगे, जो खिलौने का कुछ निर्माण करता है, निर्माण करने के बाद क्या कहता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अच्छा, फिर कह रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, जो ये खिलौने कुछ दिन निर्मित किए थे, कुछ खिलौने, बस खिलौनों की संख्या पूछ रहे हैं। तो पहले इसे हल करके लिखते हैं, भाषा में संग समझा दूंगा तुम्हें, बस दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन हल करने में बहुत आसान है इसमें। तो देखो पहले पूछ क्या रहा है, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करवा रहा है, यानी जो कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित कर रहा है, बस उसकी संख्या पूछ रहा है। तो लिख लो, माना माना एक दिन में निर्मित कुल खिलौना, निर्मित खिलौनों की संख्या, कुल लिख लेना, क्या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, एक्स मान ली मैंने, यानी कुटीर उद्योग होगा वो एक दिन में हमारे एक्स खिलौने बना रहा होगा, कितने एक्स। आगे देखते हैं प्रत्येक खिलौने का मूल्य, अच्छा ये कंडीशन दे रहा है, तो देखो प्रश्न अनुसार लिख लेंगे, बाद में करेंगे। कंडीशन कह रहा है यदि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो लिखो प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ये तो कह रहा ना, ये कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, देखना 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से, यानी 55 में से जो एक दिन में खिलौनों की संख्या
खिलौने जो बनाए गए थे वो घटाने पर, तो एक दिन में कितने बनाए गए थे एक्स, तो एक्स घटाने पर के बराबर है, यानी जो हमारा प्रत्येक एक खिलौने का मूल्य है वो 55 में से जो एक दिन में खिलौने बनाए गए थे वो घटाने पर प्राप्त होता है, यानी 55 में से एक दिन में कितने बनाए गए थे, तो ये प्रत्येक खिलौने का मूल्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार दिया क्या गया हमारा, एक दिन में कुल निर्माण लागत, यानी कुल निर्माण लागत कितनी दी है 750, तो ये कह रहा है कुल निर्माण लागत का मतलब क्या हो गया, कुल खर्चा कितना होगा ये बताओ, लागत, यानी एक्स खिलौने बनाए गए थे और इतने खिलौने बनाए गए, यानी खिलौने ये हैं और एक का मूल्य ये दिया गया, तो कितना खर्चा आया होगा इन्हें बनाने में, वो दिया 750, तो खर्चा कैसे निकालेंगे देखना, खर्चा ऐसे ही तो निकालेंगे, यानी कुल खिलौने मल्टीप्लाई एक खिलौने का मूल्य, यानी एक खिलौने का मूल्य, यानी एक का मूल्य एक खिलौने का मूल्य, इसका मतलब क्या है, ये क्यों गुणा करूंगा मैं देखना, कुल निर्माण लागत, जैसे मैंने बोला आपके पास 5 पेन है, कितनी पेन है 5, यहाँ खिलौने दिया तो 5, मैंने बोला एक की कीमत 2 है, एक की कीमत 2 है तो 5 की कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, वो 10 कैसे निकालेंगे, गुणा एक की कीमत का तो गुणा किया था, एक की कीमत कितनी थी 2 रुपए एक पेन की, तो कितना हो गया 10, तभी तो कुल खर्चा 10 आया था, 10 की तभी तो आएंगी, तो इसका मतलब गुणा करना है, हमें क्या करना है गुणा, तो अब डालेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, एक्स तो रहेगा हमारा मल्टीप्लाई खिलौनों की संख्या एक्स थी और एक चीज का गुणा, यानी इसकी कीमत, कीमत कितनी है 55 माइनस एक्स, यानी एक खिलौना, यानी खिलौनों की संख्या तो एक्स होगी, अगर उस खिलौनों की संख्या में प्रत्येक खिलौने का गुणा कर दें जिसकी कीमत है, तो हमें कुल लागत मिल जाती है, और कुल लागत कितनी आई थी हमारी निर्माण करने में 750, अब क्या हल कर लो बस, एक्स का 55 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया 55x, और एक्स का अंदर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और बराबर 750, सबको उधर ले जा रहा हूं मैं, उधर ले जाऊंगा सबको तो यहां तो जीरो बचेगा हमारा, 750 अपनी जगह, 55x उधर जाएंगे तो माइनस के 55x, और माइनस एक्स स्क्वायर भी उधर जाएंगे तो प्लस के एक्स स्क्वायर, ये तो बना, ये समीकरण बन गया, अब मैं समीकरण को सीधा करके लिख ले रहा हूं बस, एक्स स्क्वायर को पहले लगा ले रहा हूं, माइनस 55x को यहां लिख दे रहा हूं मैं, और प्लस के 750, मैंने कुछ नहीं इसे सीधा बना लिया है, और बराबर का जीरो चल रहा था तो जीरो मैंने कर लिया, चाहे बराबर जीरो इधर लगा उधर लगा उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक। अब वही चीज आ गई, 750 के ऐसे गुणनखंड जोड़ के कितना आ जाए हमारे 55, तो वही विधि लगाएंगे हम और करके देख लेंगे, तो ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो करेंगे, यानी गुणा करके 750 जोड़ के 55, तो यानी 25 या 75, तो ये तो सिंपल है हमारा, ये हो जाएगा 25 प्लस 30 या 30 प्लस 25, कोई फर्क नहीं है उससे, और प्लस के 750 बराबर के जीरो, ये गुणनखंड बता चुका हूं मैं करना, बहुपद में बताया था कैसे करते हैं, तो देखो गुणा करेंगे इनका तो 750 और जोड़ के कितना आना चाहिए 55, तो जोड़ के कितना आ रहा है 55, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है, गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 25x, और माइनस एक्स का 30 में करेंगे तो माइनस के 30x, और प्लस के 750 बराबर के जीरो, तो एक्स यहां से कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो कितना बचा 25, अब इस बारे जोड़े में से लेंगे तो माइनस के कितना कॉमन ले लूँ 30, तो एक्स तो चले गए और प्लस वाला माइनस का होगा, माइनस के 30 कॉमन लेंगे और 30 का भाग इसमें लगाएंगे तो कितने बचे 25 बराबर के जीरो, तो यहाँ देखो एक्स माइनस 30 बनेगा कोष्टक में, और एक हम बनेगा एक्स माइनस 25 और बराबर के जीरो, तो एक्स के वहां से हमारे दो मान निकलेंगे, वो लिख लेना, यदि एक्स बराबर जीरो तो एक्स माइनस यानी यदि एक्स माइनस 30 बराबर जीरो तो एक्स बराबर 30, ऐसे इसे लिख लेंगे, तो एक्स के दो मान निकलेंगे, यहाँ से 30 निकलेगा, यहाँ से कितना निकलेगा 25, ये निकलेंगे, कैसे निकलेंगे मैं बता चुका हूं, लिखेंगे यदि एक्स माइनस 30 बराबर जीरो तो एक्स बराबर, तो माइनस के 30 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो वहीं से निकाल लिया मैंने, कुछ नहीं किया, ठीक। एक्स के मान निकलेंगे हमारे 30 और 25, तो ये पूछ क्या रहा था हमें, तो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो खिलौने निकला है हमारे, एक्स का मान 30 25, यानी 30 भी आंसर हो सकता है और 25 भी, तो कुल खिलौने कितने निकलाएंगे हमारे कंपनी द्वारा निर्मित, कुल खिलौने खिलौने कितने निकलाएंगे हमारे भाई साहब 25 या 30, या तो 25 खिलौने बनाए होंगे प्रत्येक दिन या 30 बनाए होंगे, हमारा दोनों आंसर हो सकता है, तो ये हमारा पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का होता है समाप्त।
कुछ नहीं था इस सवाल में, देखो बस देखने में इतना बड़ा था सॉल्यूशन 2 लाइन का। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर यानी 3 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे, छोटा सा सवाल है, बस 2 सेकंड लगेंगे करने में। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग तो भाई साहब कितना हो 27 और गुणनफल कितना हमारा 182। तो पहले संख्या मान लेते हैं हम कौन कौन सी है। दो संख्या पूछ रहा है, जो चीज मानते हैं बस उसे मान के चलेंगे पहले हम, यानी जो चीज पूछता सवाल है उसे मान लो। माना पहली संख्या x, दूसरी क्या हो जाएगी भाई साहब, दूसरी संख्या भाई मान लो। नहीं मानेंगे भाई, क्योंकि हमारे द्विघात समीकरण चल रहा है और द्विघात समीकरण में भी एक चर वाला चल रहा है, ओनली एक्स एक्स आ रहा है, जिसमें कहीं भाई देखा था नहीं देखा, तो एक चर में करके चलना पड़ेगा, हो जाएगा भाई मान के भी, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो हमें तो बस ये देखना भी जो एक्सरसाइज है उसके हिसाब से कैसे करना हमें। भाई मान लेंगे, भाई से भी हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें जो तो द्विघात समीकरण एक चर की बात चलती है तो एक चर में मान के चलेंगे। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बताओ, 27 माइनस एक्स। अब बोलो कैसे कैसे करेंगे, देखो तो इनका योग कितना है, जोड़ दिया 27, उसमें से एक तो हो गई एक्स, तो दूसरी क्या बचेगी, जैसे मैं मान बोला कोई संख्या है 25, उसमें एक संख्या 12 है, तो दूसरी क्या रही होगी, तुरंत दिमाग में आएगा 13। यानी कोई दो संख्या है इनका योग कितना है 25, उसमें से एक संख्या 12 बता दी मैंने, पहली संख्या 12 बता दी, तो सेकंड वाली कौन सी निकाले हुए तुम, 13 ही तो निकालोगे, क्यों, दोनों का योग 25 और एक की 12 दे दी, तो दूसरी वाली क्या बची 13, कैसे निकली 13 है, दूसरी ऐसे निकली, योग में से पहली वाली घटा दी तभी तो दूसरी निकली। तो ऐसी योग में से पहली वाली मैंने यहां घटा दी, बस यहां मैंने संख्या, यहाँ अंकों में चल रहा है, यहाँ मैंने एक्स मान ली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई साहब देख ले रहे हैं क्या दिक्कत है, प्रश्नानुसार देखो, सवाल में कुछ नहीं है, बस एक सेकंड का देखो। इनका गुणनफल क्या दिया दोनों का 182, तो गुणनफल का मतलब क्या, गुणा कर लो बस, पहली संख्या एक्स दूसरी 27 माइनस एक्स, कितना दिया इसका हमें गुणनफल 182, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो 27 एक्स हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, 182 भी इधर ही लेके आया है रूम में, ठीक है, तो माइनस 182 बराबर 0, वो भी इधर ही ले आया मैं, एक लाइन कम कर दी तुम्हारे लिए। और देखो माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो माइनस नहीं प्लस को देख के चलते थे, तो पहले क्रम से लगा लो, माइनस एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाला आता था प्लस के 27 एक्स, क्योंकि प्लस के दी और माइनस के 182। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक, बस मैंने ये किया है, जो चीज उल्टी सीधी लिखी थी वो द्विघात समीकरण के रूप में लिख ली। अब देखो मैं दिमाग में माइनस चिन्ह कॉमन ले लूंगा, ठीक है ना, माइनस चिन्ह कॉमन लूंगा, तो जब चीज कॉमन लेते हैं जो प्लस की है वो माइनस की हो जाती है, तो माइनस के एक्सेस कहते वो किसके हो गए, प्लस के, प्लस के 27 एक्स थे वो किसके हो गए, माइनस के, और माइनस के 180 थे वो किसके हो गए, प्लस के। मैंने बस एक लाइन समाप्त की है, और जो चिन्ह मैंने कॉमन लिया होगा वो जीरो में भेज दिया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो दोनों साइड माइनस का गुणा कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा, वो यही बनेगा, ठीक, क्योंकि ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में होता था तो प्लस में बना लिया। अब देखो गुणा करके कितना होना चाहिए 180, और जोड़ के कितना होना चाहिए हमारा 27, तो कैसे निकलेगा देखो, पहले गुणनखंड करके बता दे रहा हूँ एक बार, तो 90, 2 से काटेंगे 45, 3 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5 और 5 से, ये गुणनखंड बने। तो ऐसे जोड़ के गुणा करके तो 180, और जोड़ के कितना बनना चाहिए 27, तो करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 या 15, चलो ठीक है, यहीं से बनेगा हमारा 15 12, ठीक, तो यानी क्या बन रहा है हमारा 15 और 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो हमारा है ही है, 27 को क्या लिख सकते हैं हम 15 प्लस 12 और प्लस के 180 बराबर के 0, मैंने ये लिख लिया है बस। यानी गुणा करेंगे इनका तो 180 बनेगा और जोड़ेंगे तो 27 बनेगा, दो कंडीशन अप्लाई करनी है, ध्यान रखना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर गुणा कर दो इसका, तो माइनस के 15x, माइनस एक्स का प्लस के 12 में करेंगे तो माइनस के 12x और प्लस के 180 बराबर के 0, यही तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब मैं एक्स कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, तो एक्स कॉमन लूंगा तो एक्स माइनस 15 बचेंगे, यहाँ से मैं माइनस 12 कॉमन ले लिया, तो 12 ले तो एक्स बचे, और माइनस का, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन लिया, जब माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस का चिन्ह लग गया प्लस की जगह, और 12 में कॉमन ले लिए 180 में थे 12, तो 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 15 और बराबर के 0, यानी भाग देते हैं, सिंपल सा मतलब ये है, जैसे यहाँ भी तो भाग दिया है, मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स का भाग एक्स स्क्वायर में देंगे तो एक एक्स बचा,
फिर एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स का 15 एक्स में देंगे तो 15 ही बचा। ऐसे यहाँ 12 कॉमन ले लिया तो 12 एक्स में भाग देंगे तो 12 ही बचे, मतलब एक्स बचा। और -12 का 180 में देंगे तो -15 भाग दे के चलते, कॉमन का मतलब ये है कि तो एक क्वेश्चन हमारा क्या होना, एक्स -12, और एक क्वेश्चन क्या होना हमारा एक्स -15 और बराबर के 0, यही बना। फिर वही लिखेंगे अपना, याद एक्स -12 बराबर 0, तो एक्स बराबर के 12, यद एक्स -15 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हमारा हो गया 15। एक्स के दो मान निकला है हमारे 12 और 15, यानी एक्स के दो मान निकले 12 और 15। पूछ क्या रहा था, संख्या ही तो पूछ रहा था। तो संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, दो, पता चल गया होगा ना। तो देखो संख्या कैसे निकालूंगा, पहली संख्या, पहली संख्या क्या मानी थी हमने एक्स, तो एक्स, तो पहली संख्या क्या मानी थी हमने एक्स, तो भाई से एक्स के तो दो मान निकला है, 12 भी हो सकता है और 15 भी, क्योंकि दोनों मान निकले, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी क्या होगी हमारी, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, एक्स का मान 12 रखूंगा, अगर 27 माने से एक्स में एक्स की जगह 12, तो 27 में 4 जाएंगे तो 15 निकलेगा। अगर मैं 15 रखूंगा, 15 रखूंगा एक्स की जगह, तो कितना निकलेगा हमारा 12। तो इसका मतलब ये है, अगर एक्स का मान 12 होगा तो पहली संख्या 12 निकलेगी, तो दूसरी हमारी 15 निकलेगी, ये ध्यान रखने। अगर हमारी अगर पहली संख्या को 15 मानेंगे तो दूसरी संख्या हमारी 12 निकलेगी, समझ में आ गई आंसर ये। तो दोनों संख्या क्या निकलाएंगे हमारी 12 और 15, ठीक। तो पहली संख्या 12 भी हो सकती है, अगर पहली संख्या 12 हुई तो दूसरी हमारी 15 हो जाएगी, अगर पहली संख्या 15 हुई तो दूसरी 12 हो जाएगी। बात कुल मिला के ये, पहली संख्या हमारी 12 या 15 होगी और दूसरी हमारी 15 या 12 निकलेंगी। तो दोनों संख्या पूछ रहा है, तो दोनों संख्या क्या हो जाएंगी 12 15 ही निकलेंगी, सिंपल सी बात है, बस ये है, और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया समाप्त। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। कितना दिया हमारा 365, ठीक है 365 दिया है, और दो हमारे धनात्मक पूर्णांक है, तो दोनों को मानना पड़ेगा। तो पहले लिख लेंगे हम, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा क्या हो जाएगा बताइए भाई साहब, दूसरा क्या हो जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना, क्रमागत का मतलब लगातार हो, ठीक, और प्लस में भी हो। तो x पहला मान लिया तो लगातार दूसरा कैसे निकलेगा, जैसे मैंने मान लिया एक, मैंने 5 मान लिया, तो दूसरा कैसे निकलेगा 6 ही तो निकलेगा। 6 कैसे निकल रहा है, पहले वाले में एक जोड़ के। अगर तुमने बोला नहीं 5 नहीं मैं 100 मानूंगा, 100 मान लो, तो दूसरा क्रमांक क्या होगा, एक से एक कैसे निकलेगा, लगातार की बात कर रहा है, तो यानी पहले वाले में एक जोड़ के ऐसे ही तो निकल रहा है, समझ गए ना। तो यहाँ भी पहला क्या माना मैंने एक्स, तो दूसरा कैसे निकलेगा 1 जोड़ के, ऐसे ही तो निकल रहा है, क्रमागत की बात चले तो 1, ठीक। अब देखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है हमारा, प्रश्न देखते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। क्या कह रहा है प्रश्न करता, जिनके वर्गों का योग कितना 365, तो वर्ग, पहले का वर्ग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और योग की बात कर रहा है तो प्लस लगाओ, और दूसरे का वर्ग क्या हो जाएगा x+1 और इसका वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग 365 दिया, कितना दिया 365। तो देखो भाई साहब, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, यहाँ खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, यही तो होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर, और ए की जगह कितना एक्स, तो एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2ab, तो 2 और a और b का गुणा, तो x का 1 करेंगे x हो जाएगा, और 2a का मतलब 2x बराबर के 365, ये तो बना हमारा। तो देखो एक्स स्क्वायर दोनों सेम है, तो 2x स्क्वायर प्लस के 2x, 365 इधर आएंगे तो माइनस के 300 कितने हो जाएंगे
65 और बराबर के 0। अगर 365 के में से माइनस प्लस का बन जाएगा तो ये माइनस के 364 बच जाएंगे। कितने? माइनस के 364 और बराबर के हमारे कितने हो गए? 0। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, दो सम में कॉमन भी ले रहा है तो कॉमन ले लो तो इससे आसानी हो जाएगी। कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस कॉमन ना लो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 364 का 2 में गुणा करना, फिर घटा के 2 आ जाएंगे, आंसर उससे भी आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन क्यों बढ़ाए? छोटी हो रही है तो छोटी कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो इन्हीं 2 का भाग लगा दो, 2 कम 2 और 1 बचा 2 8 16 2 2 4 बराबर 0। यानी अब 182 बनेगा, वो छोटा कर लिया थोड़े के। 182 के ऐसे गुणनखंड जोड़ के कितना आ जाए हमारा, यानी घटा के कितना आ जाए? 1। तो 182 यहाँ लिखो और करो, देखते हैं। 2 9 18 2 कम 7 से 13 और 13 से 1, यानी घटा के 1 बन गया। 7 2 14 और 13, यानी 14 और 13 बनेंगे हमारे। कितने बने? 14 और 13। तो देख लो भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो रहेगा ही, कितना बनेगा? 14 और 13 और घटा के कैसे बनना चाहिए? घटा के और माइनस के 182 बराबर के 0। यही तो बनेगा हमारा। यानी गुणा करके कितना होना चाहिए? 182 और घटा के कितना आना चाहिए? 1। यानी एक्स के बगल में कितना छपा हुआ? 1 तो घटा लेना। इनका 14 13 गुणा करेंगे तो 182, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। और घटा के 1 बीच वाला बचना चाहिए तो घटा के 1 बच रहा, कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 14 का गुणा इसमें करेंगे 14x, और एक्स का उसमें करेंगे तो माइनस के 13x और माइनस के 182 बराबर के 0। ये तो बनेगा। यहाँ से x कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 14, यहाँ से माइनस के 13 कॉमन लूंगा तो x माइनस के 14 बराबर के 0। कॉमन लेना बता चुका हूं मैं क्या होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बनेगा x माइनस 13, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन लिया और चिन्ह बदल देता अंदर वाले को। और इसमें एक बनेगा x प्लस 14 और बराबर के 0। यही बना हमारा। तो देखो, इसे तो मैं लूंगा नहीं, अब बोलो क्यों? मैं लिखूंगा यदि x बराबर 0 तो x बराबर के, अरे x प्लस 14 बराबर 0 लिखूंगा तो x कितना हो जाएगा? माइनस के 14। क्या x का मैंने माइनस का ले लूं मैं? पूछो क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि बात किसकी की है इसने? धनात्मक पूर्णांक। बात की है इसने धनात्मक की, ना कि नेगेटिव की। लेकिन x का मान इससे क्या निकलेगा? नेगेटिव। तो x प्लस 14 को मैं नहीं लूंगा, तो मैं इसे नहीं लेना, हमें लेना x माइनस 13 को। तो याद, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 13। समझ में आ गया ये वाला क्यों ले लिया? अभी तक लेके आ रहे थे क्योंकि दोनों के मान प्लस के निकल रहे थे, इसीलिए लेके चल रहे थे। ठीक, अगर नेगेटिव लेने की बात करता ही है यहाँ पे तो नेगेटिव भी मानते हैं ही नहीं है, धनात्मक प्लस की बात कर रहा है तो प्लस का लो, माइनस का क्यों ले? तो प्लस के 13 निकल आया। तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माना था हमने? x। तो पहला क्या निकल आएगा हमारा? पहला लिख लेना यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक, यानी x कितना निकला? 13। तो दूसरा क्या हो जाएगा बताओ? दूसरा क्या माना था हमने? x प्लस 1। x प्लस 1 का मतलब x की जगह 13 रख दो और 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 14। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा होता समाप्त। बस ये इसके आंसर थे। दो धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा था, पहला 13 और दूसरा 14, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज आके दिमाग सा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हम जब त्रिभुज पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो थोड़ा सा हमें तो बताना, अभी कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा सवाल है। यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, त्रिभुज दिया समकोण। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण कोई हमारा कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का, ये होता है समकोण। और समकोण में इसे बोलते हैं हम कर्ण, इसको बोलते हैं हम आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और लंब को ही ऊंचाई भी बोल देते हैं। ठीक, तो ये कर्ण, ये आधार और ये लंब, लंब या ऊंचाई, ठीक है ना। 90 डिग्री एक कोण हो इसमें बस। तो इसने कर्ण हमारा 13 दे दिया है। कितना दे दिया? 13। कर्ण 13 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कर्ण 13 दे दिया है, और लंबाई और ऊंचाई, लंबाई यानी ऊंचाई और आधार पूछ रहा है। दो भुजा पूछ रहा है, ये बाकी बची तो एक तो दे दी है इसने। तो देखते हैं हम सवाल, बस ये समझ में आ जाए कि होता क्या है ये। ठीक, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है वो भी देख ले। हमेशा समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। अगर कर्ण का हम वर्ग कर दें तो बाकी दोनों भुजाएं बची, यानी क्या क्या बचा हमारा? लंब और ऊंचाई। इनके वर्ग यानी वर्गों को भी जोड़ दें
तो वो कर्ण के बराबर हो जाएंगे। कैसे? जैसे अगर ये कर्ण 13 है, कितना है, यानी 13 छोड़ो, अभी ले ले रहा हूं, कर्ण हमारा 5 है और मैंने लंब बोल दिया 3 है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी? 2, क्योंकि तभी तो बराबर का चिन्ह 5 5 हो जाएगा। समझे ना? ऐसे भी नहीं आया समझ में तो। अगर सबसे छोटी भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर दें, जैसे कोई कर्ण हमारा 5, कितना 5, तो 5 का वर्ग कितना हो गया हमारा? 25। और लंब क्या माना था भाई हमने? 3। 3 का वर्ग कितना हो गया हमारा? 9 प्लस ऊंचाई क्या मानी थी? 2, तो 2 का यानी लंब क्या आधार होता है यहाँ, सॉरी आधार। आधार कितना माना था हमने? 2। 2 का वर्ग कितना हो गया हमारा? यानी 3, 4 माना था हमने, 4 माना तो कितना हो गया? 16। तो 16 9 25। अभी अब ये अच्छे से समझ में आएगा, बस ये प्रॉपर्टी याद रख लें। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो ये याद रख लें बस। तो अभी इसे लिख लेते हैं हम, ठीक है ना? इसे लिखा रहने देते, तो पहले लिख ले रहे हैं। माना समकोण त्रिभुज, हिंदी में लिख लेना, मैंने चिन्ह बना दिया, त्रिभुज की ऊंचाई, और किसकी बात कर रहा है हमें? एक ऊंचाई तो मिलेगी आधार से, एक आधार की बात कर रहा है और एक आधार, दो चीज कर रहा है। तो मैं ऐसा भी कर सकते हैं, माना समकोण त्रिभुज का आधार मान सकते हैं पहले, मैं ऊंचाई मान ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ऐसा करो, आधार ही मान लो, अभी समझ में आएगा, क्यों माना फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, इससे भी हो जाएगा। आधार एक्स मान लो, ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी? उसने बोला है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से कितनी कम है? आधार एक्स था हमारा 7 सेंटीमीटर कम, का मतलब कम, ये तो होता था। अब देखेंगे प्रश्न के अनुसार, हमेशा क्या होता है समकोण त्रिभुज में, बताया था मैंने, समकोण त्रिभुज में होता है यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, कर्ण का वर्ग, बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्ग, यानी लंब का वर्ग, लिख लेना लंब, प्लस आधार का वर्ग, यही तो होता है ना, ठीक है ना? तो कर्ण कितना दिया था हमारा? इसमें दिया 13, 13 का वर्ग बराबर लंब कितना दिया हमारा? लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं, ये ध्यान रखने, ठीक है ना? तो एक्स माइनस 7 का वर्ग, लंब और ऊंचाई में कोई अंतर नहीं है, प्लस आधार कितना हमारा? एक्स, इसका वर्ग। तो कर दो वर्ग, क्या दिक्कत है? 13 का वर्ग 169, ये एक्स हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा होता है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी यानी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो प्लस यानी 7 का वर्ग 49 माइनस 2ab, तो 2ab तो 7 दूनी 14 एक्स हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो देखो एक्स स्क्वायर कितना हो गया हमारा? 2x स्क्वायर और माइनस के 14x और प्लस के 49, ये इसकी जगह लिख लिया। 169 उधर पहुंचा दूंगा तो माइनस के 169 हो गए बराबर के 0, बस कुछ नहीं किया, 169 को इधर ले जाके कर दिया बराबर में 0 बचा। तो ये कितना हो गया हमारा? 2x स्क्वायर माइनस के 14x, अगर ये घटाऊंगा मैं 169 में से प्लस के, तो माइनस के 1 से 0 और यहाँ 0 हो गया और हमारा हो गया 2, यानी 1 से 20, यही बचेगा हमारा, ठीक। अच्छा उसके बाद बराबर के 0, देखो यहाँ भी कॉमन मिल रहा है तो पहले दो कॉमन ले ले रहा हूँ, दो कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ दो कॉमन लूंगा, 2 7 7 एक्स हो गया माइनस, यहाँ 2 से कॉमन ले लूंगा तो 60 हो गया बराबर के 0। कॉमन का मतलब भाग दे दिया, ऐसे आसानी हो गई। हल तो यहाँ से भी हो सकता था, 1 से 20 के गुणा करो, इसमें 2 से 40, फिर घटा के 14, आंसर उससे भी आ जाता, लेकिन क्यों बढ़ाएं, जब कॉमन मिल रहा है तो पहले कॉमन ले लो, तो इससे आसानी हो जाती है हमें द्विघात समीकरण हल करने में। तो देखो ये प्रॉपर्टी लगा चुका हूँ मैं, हटा दे रहा हूँ उसे। तुम्हारा क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 बराबर के 0, एक्स स्क्वायर तो हो गया हमारा, माइनस एक्स को लेंगे, द्विघात समीकरण बनेगा, अब इससे आगे आसानी से हल कर लेंगे। 60 के ऐसे गुणनखंड घटा के कितने आ जाए? 7, तो देखो 12 माइनस 5 कर लू, गुणा करेंगे 12 5 60 और घटा के 7 बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस के 60 बराबर के 0 करो एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 12x और ये माइनस माइनस प्लस के 5x और माइनस के 60 बराबर के 0, बता चुका हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 12 में करेंगे तो माइनस के 12x, माइनस एक्स का माइनस के 5 करेंगे तो प्लस के 5 और माइनस का 60 तो था, बता चुका हूँ गुणा कैसे करते हैं। ना आया समझ में तो बहुपद
प्रश्नावली 2.2 देख लें, वहां अच्छे से समझ में आया कैसे क्या गुणा करते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, यानी एक्स तो कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारा यहाँ माइनस तो है, तो यहाँ 12 बचा। यहाँ प्लस के 5 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस के 12 और बराबर के 0, यही तो बचा। तो ये क्वेश्चन क्या बना हमारा, एक्स प्लस 5, दूसरे में क्या बना, एक्स माइनस 12 बराबर के 0। अब ऐसे लिखूंगा, यदि एक्स प्लस 5 बराबर 0 तो एक्स बराबर के माइनस के 5। क्या किसी त्रिभुज की भुजा की लंबाई माइनस में हो सकती है, कुछ तो होगी, प्लस में होगी, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ये तो नेगेटिव निकलेगा, तो ये तो लूंगा नहीं, तो यहां से एक्स का मान निकल आएगा हमारा कितना, यदि एक्स माइनस 12 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा 12, एक्स 12 निकला। तो एक्स क्या माना था हमने, आधार, तो लिख लेंगे, यानी समकोण त्रिभुज का आधार, आधार क्या माना था, एक्स कितना निकला है 12। और क्या माना था हमने, ऊंचाई, ऊंचाई क्या थी मानी थी हमने, एक्स माइनस 7, नहीं एक्स माइनस 7, एक्स की जगह 12 रखेंगे तो 12 में से 7 गए तो कितने बचे 5। तो यानी ये दोनों अन्य दो भुजाएं ज्ञात करवा रहा था, कर दे दिया था इसने, अन्य दो भुजाएं बची जो आधार और ऊंचाई उसकी बात कर रहा था, वो हमारी निकल आई 12 और 5, यानी आधार निकला 12 और ऊंचाई निकली हमारी 5। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 5 होता हमारा समाप्त। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम इससे पहले, लेकिन सेम सा ही था, जो उदाहरण नंबर 1 का कराए थे हमने उसमें ही। अच्छा, एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, हमें नहीं पता कितने का करता है, देखते हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए, यानी निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत पूछ रहा है। ठीक, पहले हल डालते हैं। ठीक, तो पहले निर्मित बर्तनों की संख्या पूछ रहा है, तो लिख लो, माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर एक्स। ये क्या है, इन जो एक दिन में निर्मित बर्तन है ना, उनकी संख्या है ये एक्स। अच्छा, आगे एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, अब लिख ले रहे हैं, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, निर्माण लागत क्या हो जाएगी, ये कह रहा है प्रत्येक दिन में। अच्छा, निर्माण लागत रुपए में पूछ रहा है, कह रहा है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, जो जिस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या है, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, 2 गुने का मतलब 2 का गुणा कर दो, के 2 गुने से 3 अधिक है, भाषा समझना। ये कह रहा है जो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है ना, उससे कितना खर्चा आ रहा है एक को बनाने में, वो कह रहा है जो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, 2 गुने से 3 अधिक है। ये कहा इसने, बस थोड़ी सी बात समझने लायक थी और कुछ नहीं था। यह तो उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए और प्रत्येक नग की लंबाई। कोई दिक्कत नहीं है, देखते प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है। इसमें है नहीं, कुछ सवाल में ये कर चुके हैं हम। देखो, कुल निर्माण लागत 90 दी है, बताओ बर्तन बनाए थे हमने एक्स एक दिन में, और एक बर्तन की कीमत हमने 2x प्लस 3 ये निकाली थी। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कुल निर्माण लागत आ जाएगी कैसे, जैसे आपके पास 5 मार्कर हैं, कितनी 5 मार्कर, मैंने बोला जो एक मार्कर की कीमत है, यानी एक मार्कर की कीमत लेना है, मार्कर की कीमत 5 रुपए है, तो 5 मार्करों की कीमत क्या हो जाएगी, जब एक की कीमत कितनी है 5, तो 5 की कितनी हो जाएगी 25 बोलोगे ना आप, तो 25 कैसे निकालोगे, यानी कुल मार्कर,
कुल मार्कर कितने खरीद रहे हैं हम? 5 मल्टीप्लाई एक मार्कर की लागत, तभी तो 25 निकला। सेम ऐसे ही यहां निकालेंगे। बर्तनों की संख्या क्या? एक्स, और कुल निर्माण लागत मतलब प्रत्येक की नग की कितनी है? 2x + 1। तो क्या किया था मैंने? कुल की संख्या में और प्रत्येक नग से गुणा कर दें तो कुल निर्माण लागत निकल आती है। तो सेम वही तरीका यहाँ लगाया। कुल बर्तन एक्स बनाए थे और एक को बनाने में कितनी कीमत आ रही थी? 2x + 3। तो सभी को बनाने में इतनी कीमत आएगी, और वो कीमत दी कितनी हमारी? 90। यही तो दी है ना। तो थोड़ा इसे ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, यानी x गुणा और 2x + 3, यही तो कुल निर्माण लागत दी है 90 रुपये। बस इस सवाल को हल करने x के मान निकाल लो, हमारा आंसर हो जाएगा। करो तो 2x² हो गया गुणा प्लस 3x हो गया। 90 भी इधर ही ले आ रहा हूं, तो माइनस के 90 बराबर के 0। 90 दून 180। 180 के ऐसे गुणनखंड घटा के कितना आ जाए? बीच वाला 3। तो पहले गुणा कर लो इसके, यानी गुणनखंड कर लो। 90, 45, 3 से 15, और 3 से 5, और 5 से 1, यानी गुणा करके कितना बने? 180, और घटा के कितना, यानी घटा के कितना बने? 3। तो करो 2 2 जा 4, और 2 4 4 12, और 5 15। 15 माइनस 12 सिंपल, 15 माइनस 12, तो 2x² प्लस लगाया x ले लो, और तीनों को क्या लिख लेंगे हम? 15 माइनस 12, क्यों घटा के 3 बचने, और माइनस के 90 बराबर के 0, यही बना। तो ये हो गया हमारा 2x², अंदर गुणा कर देंगे प्लस के 15x, और माइनस के 12x, और माइनस के 90 बराबर 0। ये तो बस सिंपल हल है, सो आराम से कर लेंगे। तो समीकरण ये बना हमारा। तो देखो दो दो फैक्टर मिल गए इसमें इसमें। तो पहले यहाँ लिख ले रहा हूँ 2x² प्लस 15x माइनस 12x और माइनस के 90 बराबर के 0। तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? x। तो क्या बचा हमारा? 2x, और प्लस के x तो चला गया, 15 बचा, यानी दो दो का पेयर पकड़ते हैं। अब देखो, माइनस का 12 कॉमन ले रहा हूं मैं यहां से। अगर 12 कॉमन लूंगा तो देखो 12 तो इसमें है, लेकिन 90 में 12 आता नहीं है कहीं, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ 6 कॉमन ले रहा हूँ। 6 लूंगा तो 6 दून 12, 2x बचा। x तो है हमारा, और 6 का भाग 12 में देंगे तो माइनस चिन्ह कॉमन आया, तो कितना बचा हमारा? प्लस यहाँ बचा। 6 का 90 में देंगे तो 15, यही तो बना। जो कॉमन लेते हैं ना उसका भाग दे के चले जाते हैं। जैसे मैंने x कॉमन ले लिया, तो x का भाग 2x² में देंगे तो 2x ही बचेगा। प्लस है, प्लस लगाओ। x का भाग 15x में देंगे तो 15, यानी भाग देते चले जाते हैं। कॉमन का मतलब ये है। तो देखो एक में x माइनस 6 बनेगा कॉमन कॉमन वाले, और एक में जो कोष्टक बना वो बना 2x + 15 बराबर के 0। तो देखो अगर मैं इसे देखूंगा तो 2x + 15 बराबर 0 करूंगा मैं, तो 2x बराबर 15 इधर गए तो उसके माइनस के हो जाएंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -15/2। अच्छा ये x क्या निकला था हमारा? बर्तनों की संख्या x। अब बर्तनों की संख्या x का किसी चीज की जो मूल्य है वो नेगेटिव में होता क्या? कभी नहीं होता। तो इसलिए हम इसे तो नहीं लेंगे। समझिए क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मूल्य किसी चीज का माइनस में नेगेटिव होता नहीं है। तो हम फिर ले लेंगे x को, x माने 6 को। यदि x माने 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 निकला। x का मान 6। यही तो पूछ रहा था, कुल बर्तनों की संख्या और एक बर्तन की निर्माण लागत। तो देख लेते हैं, पूछ रहे थे कुल, यानी कुल निर्मित बर्तनों की संख्या। कुल निर्मित बर्तनों की संख्या क्या माना था हमने? ये x, और x कितना निकला हमारा? 6। अच्छा प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी जो एक बर्तन को बनाने में खर्चा है वो क्या है? प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या मानी थी हमने? 2x + 3, यही तो मानी थी। तो देखो 2 तो है अपनी जगह, x की जगह कितना रखना है मुझे? x का मान 6 निकला, और प्लस के 3, तो 2 और 6 12 हो गए, मल्टीप्लाई प्लस के 3 बराबर के 15। यानी कुल निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तन बनाए थे हमने कितने? 6, और एक बर्तन की कीमत हमारी कितनी है? 15। ये बताओ, जब 6 बर्तन है और एक बर्तन की कीमत 15 है, तो 6 बर्तनों की कीमत कितनी हो जाएगी? 90 रुपए। देखना आंसर भी चेक कर सकते हैं, संग का संग 90 निकल रहा है। तो इसी के साथ ये हमारी प्रश्नावली 4.2 होती है समाप्त। इससे नेक्स्ट प्रश्नावली हमारी 4.3, उसे समझेंगे अच्छे से। उसमें क्या है, उसमें फॉर्मूला भी बताएंगे आपको अच्छे से। द्विघाती
फॉर्मूला कहते हैं, और उसका दूसरा नाम है श्री धनाचार। तो उसे समझेंगे अगली अगली क्लास में। और उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास और जो तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं उनके पास जरूर भेज दिया करें, जिससे उनकी भी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प हो सके। ये भी आपका धर्म बनता है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने में। और कंटेंट बता के जाएं कैसा है आपको वीडियो में, यानी क्लास में के नीचे कमेंट में जरूर बताएं इसमें कंटेंट कैसा लग रहा है आपको। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है हमारी समाप्त। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय।